आज की इस कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला परिचय। वैसे तो वर्णमाला आप लोग जब प्रारंभिक कक्षा में जाते हैं, विद्यालय जाना प्रारंभ करते हैं, तभी सबसे पहले वर्णमाला आप लोग सीखते हैं। लेकिन वर्णमाला का जो संपूर्ण वैज्ञानिक स्वरूप है वो माध्यमिक कक्षा तक के भी छात्र नहीं जानते हैं। यहाँ तक कभी कभी स्नातक कर चुके छात्रों को भी वर्णमाला का संपूर्ण स्वरूप पता नहीं होता है। तो आइए हम प्रयास करेंगे कि आज आप लोग वर्णमाला को अच्छे से समझें। देखिए, सबसे पहले हमें वर्ण के विषय में जानना होगा। वर्ण क्या है? तो ये तो आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, अर्थात वर्ण से ही भाषा का क्रम शुरू होता है। अब वर्णों को हिंदी और संस्कृत साहित्य में दो प्रकार से बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मूल रूप से दो भाग हैं वर्णों के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग स्वर वर्णों को जानेंगे। स्वर वर्ण उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण करने में सक्षम होते हैं, किए जा सकते हैं। तो आइए, स्वरों को मुख्य रूप से दो भेदों में बांटा गया है। जो सामान्य कक्षाओं के छात्र उनके लिए विषय है। वैसे तो स्वरों के अनेक भेद हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं, माध्यमिक कक्षाएं, उन बच्चों के लिए पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये दो भेद स्वरों के मुख्य रूप से हैं। ह्रस्व स्वर हैं अ, ई, उ, री और री। ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व अर्थात छोटे। और उसके बाद दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये 8 दीर्घ स्वर हैं। दोनों को मिलाकर के 13 स्वर होते हैं। वस्तुतः मूल रूप से 9 शुद्ध स्वर 9 हैं। 5 ये हो गए और ए, आई, ओ, औ 4 ये हो गए, क्योंकि अ, ई, उ और री ये इन्हीं ह्रस्व स्वरों का दीर्घ भेद है। लेकिन हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर 13 होते हैं, तो ये वो 13 स्वर हैं। आइए, अब हमें ये ध्यान देना है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में भेद क्या है। देखिए, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। अब छोटा क्योंकि वर्णों का संबंध उच्चारण से है, तो जितना समय ह्रस्व का उच्चारण में लगता है उसका द्विगुणित समय, उसका दुगुना समय दीर्घ स्वर के उच्चारण में लगता है। ये हमें ध्यान देना है। अब हमें ये शंका होगी कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है। वैसे सामान्यतः जो हम लोग भाषा में बोलते हैं, सबको एक निश्चित रूप से सब लोग उतना ही प्रयोग करते हैं, उतना ही समय का। तो लेकिन संस्कृत में इसके लिए निर्धारण किया गया है कि आंखें बंद, पलकें बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है, पलक को बंद करने और खोलने में जितना समय लगता है उतना ही एक मात्रा का समय होता है, और उसी को ह्रस्व कहते हैं। तो अ, ई, उ, तो बंद करना और खोलने में जो समय लगा वही ह्रस्व का काल है, और उसका दुगुना काल दीर्घ का होगा। ये हमें समझ लेना है। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को हमने जाना, क्योंकि यहाँ पर सामान्य जानकारी दी जा रही है। वैसे तो स्वर विज्ञान बहुत बड़ा है। संस्कृत में पाणिनि जी ने पाणिनि शिक्षा लिखी और उसमें व्यंजनों, वर्ण का अच्छे से विज्ञान प्रस्तुत किया गया है, वर्ण विज्ञान को। लेकिन आप लोग अभी उस स्तर पर समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सामान्य रूप से आप लोगों को समझा रहा हूं। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये आप लोग समझ गए। अब उसके बाद आते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। तो ध्यान दें, स्पर्श व्यंजन क से म तक के जो वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये मुख्य रूप से 5 वर्गों में विभक्त होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यही क से म तक के वर्ण होते हैं।
क वर्ग में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, उसके बाद त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं, यही क से म तक के वर्ण कहलाते हैं। क ख ग घ ङ ये क वर्ग है। च छ ज झ य ये ट वर्ग है। त थ द ध न, ट ठ ड ढ ण ये ट वर्ग। त थ द ध न ये त वर्ग। प फ ब भ म ये प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं, यही क से म तक के वर्ण हैं। इन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जो हैं ये 4 वर्ण हैं, स, श, स और ह, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये 4 व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार से जो स्पर्श व्यंजन है वो 25 हैं, जो ऊष्म व्यंजन है वो 4 हैं और अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं। ये कुल मिलाकर के 33 व्यंजन वर्ण हुए और 13 स्वर वर्ण। ये 46 वर्ण हो गए। इसके अलावा 2 अयोगवाह होते हैं जो स्वरों के पश्चात प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे अ के बाद हम प्रयोग करेंगे अनुस्वार को तो अंग कहलाएगा, और अ के बाद हम विसर्ग का प्रयोग करेंगे तो अह कहलाएगा। ये अयोगवाह वर्ण हैं। इस प्रकार के इनके चिन्ह हैं। स्वर के ऊपर जो बिंदु होता है वो अनुस्वार, और स्वर के पश्चात जो 2 बिंदु होते हैं वो विसर्ग। ये ध्यान रखना है, ये अयोगवाह स्वरों के पश्चात ही प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे ये जो सामान्य रूप से जो ये वर्ण हैं ये हमने जान लिए। अब एक बात और आती है, हम लोग कुछ ऐसे वर्ण देखते हैं जो हमें वर्णमाला में नहीं दिखाई देते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ और द्य, विद्यालय वाला द्य। ये कभी कभी छात्र पूछते हैं कि महोदय ये वर्ण तो हमने कभी वर्णमाला में देखे ही नहीं और ये भाषा में अच्छे से प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, ये कोई स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, ये व्यंजनों में ही आते हैं लेकिन ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। आप लोग इसको भी जान लीजिए कैसे इनका निर्माण होता है। ये क्ष है, ये क और मूर्धन्य श के संयोग से क्ष बनता है। त्र जो है त और र के संयोग से बनता है। ज्ञ जो है ज और य के संयोग से बनता है, और ये द्य जो है द और य के संयोग से बनता है। तो ये ध्यान देना है हमें, यहाँ पे ये 2-2 व्यंजनों को मिलाकर के ये व्यंजन बने हैं और ये व्यंजन वर्णमाला में गिने हुए हैं, इसलिए इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जाती है। आइए, अब हमने व्यंजनों के विभाग तो जान लिए। संस्कृत व्याकरण में वर्णों के उच्चारण स्थानों का बड़ा महत्व है और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से वर्णों के उच्चारण स्थानों को प्रतिपादित किया गया है पाणिनि जी द्वारा, आचार्य पाणिनि जी द्वारा। तो आइए हम लोग ये जो स्वर और व्यंजन वर्ण हमने अभी पढ़े, हम इनके उच्चारण स्थान को भी अच्छे से जान लें। मैं पहले कुछ सूत्र हैं संस्कृत व्याकरण के वो लिखूंगा और उससे बहुत सरलता से आप लोग समझ जाएं। संस्कृत व्याकरण में वर्णों के उच्चारण स्थान को सूत्र रूप में लिखा गया है। तो ये 9 सूत्र हैं, मैं आपको एक बार इनको उच्चारण करके बोलूंगा, आप लोग भी इस प्रकार से इनको याद कर लेंगे। अगर ये सूत्र आपने याद कर लिए तो आपको फिर कभी भी इसमें कोई भ्रांति नहीं रहेगी, आप स्पष्ट रूप से इनके उच्चारण स्थान को कहीं भी किसी को भी बता सकते हैं। तो एक बार मैं इन सूत्रों को बोल रहा हूं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ये पहला सूत्र है। उसके बाद है ईचु यशानाम तालु। तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा सूत्र है
लृतुलसानां दंताः। अगला है उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। उसके बाद है यमगणनानां नासिका च। उसके बाद है एदैतोः कंठतालु। अगला है ओदौतोः कंठोष्ठम। और अंतिम सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। तो हमें ध्यान देना है इन सूत्रों में किस प्रकार से वर्णों का उच्चारण स्थान बताया गया है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, बहुत सरल है। सबसे पहले अ लिखा है, अ अर्थात अवर्ण, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ जाएंगे इसमें। कु का अर्थ है क वर्ग। ये ध्यान रखेंगे, जहां भी कु लिखा होगा उसका अर्थ होगा क ख ग घ ङ पांचों, और चू जहां लिखा होगा उसका अर्थ होगा च वर्ग। टू अर्थात ट वर्ग, तू अर्थात त वर्ग, पू अर्थात प वर्ग। ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अ कु क वर्ग और ह और विसर्ग, इनका कंठ स्थान होता है, इनका कंठ उच्चारण स्थान होगा। ये कंठ से उच्चारित होते हैं त्रिवर्ण। तो ये सूत्र आपको याद हो जाएगा, तो आराम से आप लोग हमेशा के लिए इसको स्मृति में रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है ई चू यशानाम तालु। यहां पर भी ई वर्ण, ह्रस्व और दीर्घ ई, चू अर्थात च वर्ग, और य और श इनका तालु स्थान होता है। उसके बाद है री टू रसाणाम मूर्धा। यहां पर भी स्पष्ट है, री अर्थात ह्रस्व और दीर्घ री, टू अर्थात ट वर्ग, र और श इनका मूर्धा उच्चारण स्थान होता है। ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं वर्ण। उसके बाद है लृ तु लसानाम दंताः। लृ वर्ण, लृ स्वर है। आजकल हिंदी में लृ को स्वर से हटा दिया गया है, लेकिन लृ स्वर वर्ण है, स्पष्ट रूप से स्वतंत्र स्वर है। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ल में री की मात्रा, ऐसा नहीं है। तो लृ त वर्ग अर्थात त थ द ध न, तू का यहाँ पर अर्थ होगा त वर्ग, और ल और स इनका दंत स्थान होगा। उसके बाद उपूपद्मानीयानाम ओष्ठौ। उ अर्थात प वर्ग और उपद्मानीय इनका ओष्ठ स्थान होता है। अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है उपद्मानीय। ये उपद्मानीय भी एक वर्णों का ही एक भेद है, लेकिन आपको इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आगे जब आप संस्कृत व्याकरण अच्छे से पढ़ेंगे वहां पर आपको भी ये पढ़ाया जाएगा। तो उ, ह्रस्व दीर्घ उ और प वर्ग और उपद्मानी इनका ओष्ठ स्थान होता है। छठा सूत्र है यम गणनानाम नासिका च। इस सूत्र में 5 वर्ण बोले गए हैं, य म ङ ण न। ये पांचों वर्ण 5 वर्गों के जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण है, अर्थात 5वें वर्ण है। क वर्ग का 5वां वर्ण है ङ, च वर्ग का य, प वर्ग का म, ट वर्ग का ण और त वर्ग का न। तो ये सभी वर्गों के जो 5वें वर्ण होते हैं, इनका उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, अर्थात अपने वर्ग के अनुसार भी इनका स्थान होगा और नासिका भी। ये दोनों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे न जो है क ख ग घ ङ, जो ङ है वो कंठ के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होता है। ऐसे ही च छ ज झ य, जो 5वां वर्ण च वर्ग का य है, वो तालु के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि वर्गों के जो 5वें वर्ण है, पंचम व्यंजन वर्ण जो हैं, वो अपने उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होते हैं। उसके बाद 7वां सूत्र है ए दैतोः कंठ तालु। तो यहाँ पर ए और आई इन 2 वर्णों का कंठ तालु स्थान बताया गया है, ये कंठ तालु से उच्चारित होते हैं। उसके बाद है ओ दौतोः कंठोष्ठम। ओ और औ इनका कंठोष्ठ स्थान होता है। अंतिम सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। व का दंतोष्ठ स्थान होता है। देखिए इनमें ध्यान रखिएगा, जैसे ए दैतो कंठ तालु में कंठ और तालु दोनों स्थानों का सहयोग है इसके उच्चारण में, इसलिए दोनों स्थान बोले गए हैं। ए और आई को बोलने में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है। उसी प्रकार ओ और औ को बोलने में कंठ और ओष्ठ का प्रयोग होता है। व को बोलने में दंत और ओष्ठ। व जब बोलेंगे अब दांतों और होठों का प्रयोग हो रहा है। अब आप लोग बोलेंगे कि कंठ क्या है, तालु क्या है, मूर्धा क्या है, तो आप लोग जहां जहां से ये स्वाभाविक आप लोगों के वो वर्ण वहीं से निकलते हैं। जैसे जहां से क ख ग घ निकल रहा है उसी को आप कंठ समझिए।
जहां से च छ ज झ निकल रहा है वो तालु है। उसके बाद ट ठ ड ढ जहां से निकल रहा है वही मूर्धा का मूल भाग होता है। और उसके बाद त थ द ध ये दांतों का स्पर्श होता है तो दंत स्थान होते हैं। और उसके बाद प फ ब भ ये होठ, प फ ब भ पांचों वर्णों को बोलने में हमारे होठों का प्रयोग हो रहा है तो ओष्ठ स्थान होता है। नासिका आप लोग जानते ही हैं। और कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ ये दो स्थान हैं, पूर्वोक्त ही स्थानों को यहाँ पर फिर से बोला गया है। अब बच्चों में यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 3 जगह लोग बड़ी गलती करते हैं शकार के उच्चारण में। 3 श हैं आपके पास, श, श और स, श और स। इन तीनों स को बोलने में और बताने में बड़ी भ्रांति रहती है लोगों को। यहां तक कि मैंने बहुत जगह शिक्षकों को भी देखा कि बड़ा सा छोटा सा बोलते हुए। तो ध्यान रखें, ये जो वर्ण जहां से बोले जाते हैं ना, जैसे कंठ से बोले गए वर्ण कंठ्य वर्ण कहलाते हैं, कंठ्य। ऐसे ही तालु से बोले गए वर्ण तालव्य वर्ण कहलाते हैं, तालव्य। जितने भी वर्ण तालु से बोले जा रहे हो तालव्य कहलाएंगे। तो इसलिए इस स को भी तालव्य श बोलते हैं। और ऐसे ही मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहलाएंगे, इसलिए ये वाला श मूर्धन्य श कहलाएगा। और दंत से बोले जाने वाले वर्ण दंत्य वर्ण कहलाते हैं, इसलिए ये वाला स दंत्य स कहलाएगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श और ये दंत्य स। अब इनका सही उच्चारण कैसे हो, क्योंकि बहुत से लोग तीनों को एक ही ढंग से बोल जाते हैं। तो हमें प्रारंभ में इनके वर्ग के साथ इसका अभ्यास करना होगा। जैसे जहां से च वर्ग का उच्चारण हो रहा है, च छ ज बोलिए, फिर श बोलिए, च छ ज स। जहां से च छ ज निकल रहा है वहीं से स भी निकलेगा, च छ ज स। और धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो फिर अभ्यास में आ जाएगा। इसी प्रकार ट ठ ड श, फिर त थ द स। तो च श ट श त स। इस प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आपको इन तीनों स को बोलने का अभ्यास हो जाएगा। अब आप लोग आज के बाद कभी भी इसको बड़ा स छोटा स नहीं बोलेंगे। मैं विद्यालय में देखता हूं बच्चे बड़ा स छोटा स बोलते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि सलजम वाला श और षटकोण वाला स और शरीफा वाला स। इस प्रकार से आप इनको संबोधित करते हैं, वो इनके नाम नहीं है। और धीरे धीरे फिर ऐसा ही लोगों में प्रचलन भी चल रहा है। एक और दोष देखा जाता है बहुत जगह, आजकल पंचम वर्ण में भी लोगों को बोलना नहीं आ रहा है। जो वर्ग के 5वें वर्ण हैं इनमें ही बड़ी गलती कर रहे हैं। ङ को लोग अधिकतर न बोलते हैं, मैंने देखा है क ख ग घ ङ। जो क वर्ग का 5वां वर्ण ङ है उसको लोग न बोल जाते हैं या फिर य बोल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। वो क जहां से उच्चारित हो रहा है वहीं से ङ भी उच्चारित होगा, क्योंकि क वर्ग का संपूर्ण क वर्ग का एक ही उच्चारण स्थान है। तो जो क वर्ग का 5वां वर्ण है वो ङ आपको बोलना है। उसके बाद च वर्ग का 5वां वर्ण य, च छ ज झ य। तो य को लोग न बोल जाते हैं। ये इस तीनों वर्गों में क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, इसमें बड़ी भ्रांति है लोगों को। तो च वर्ग का 5वां य है और ट वर्ग का 5वां ण, ट वर्ग का 5वां ण है। अब कुछ लोग जो क वर्ग का 5वां वर्ण है उसको ण बोल देते हैं। तो ये बहुत जगह मैं अधिकतर विद्यालयों में और अधिकतर छात्रों में ये इसको देख रहा हूं कि इस पर स्पष्टता नहीं है लोगों को। तो इस पर ध्यान दें आप लोग। क वर्ग का 5वां वर्ण ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का ण और त वर्ग का न। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दें। बाकी प वर्ग के 5वें वर्ण में तो स्पष्टता है, सब लोग उसको म ही बोलते हैं। इन चारों वर्गों के पंचम वर्ण को भी अच्छे से उच्चारण करने का प्रयास करें। मैं आशा करता हूं आज के इस पाठ से आप लोग इस वर्ण विज्ञान के सामान्य रहस्य को समझ जाएंगे और इसके बाद प्रयोग भी वर्णों का इसी तरह से करेंगे। धन्यवाद।